हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो चैप्टर वाइज है। ठीक है, आज भी बच्चा बहुत कंफ्यूज है। 1 तारीख को पेपर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज भी कंफ्यूज हैं कि कितना कितना किस किस चैप्टर से कर लिया जाए जिससे उनके 50+ नंबर बन जाए। तो वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि कुछ भी अगर स्किप किया तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा आपका। ये इस चीज़ का एहसास आपको नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, वास्तविक संख्या। ये पहला चैप्टर है हमारा। वास्तविक संख्या में आपको उन प्रश्नों को लगाना है एचसीएफ और एलसीएम, यानी दो संख्याओं के क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न हमें निकालने हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम, अभाज्य संख्या, और एक क्वेश्चन यहाँ से अपरमेय संख्या का 100% बनेगा। 2 नंबर का आता है, इसको आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। 101% आपका एक आएगा। ये क्वेश्चन आपका आना है। ठीक है, एमसीक्यू में आपको एचसीएफ और एलसीएम से बनने वाले प्रश्न आपके सामने आएंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम नंबर वाले, जैसे 144 है, 625 है, इस तरह के एलसीएम जो लिए जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर से आपको यहाँ से आपको 2 नंबर और 2 नंबर, यानी मेरे हिसाब से पहले चैप्टर से आपको 5 नंबर का मिलेगा। और 2 ही एक्सरसाइज हैं, 1.1 और 1.2। ठीक है, तो अच्छे से आप लगा सकते हो, ऐसा कोई भी बड़ा इशू नहीं है जिसमें आपको कोई दिक्कत आए। चलिए, दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद मानी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से क्या बनेगा? ठीक है, पॉलिनोमियल से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? तो हमारे सामने बहुपद का एक क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि शून्यक ज्ञात करो। शून्यक क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहाँ पर, ये ठीक है, एग्जाम्पल एक लिखता हूं। जैसे मैंने बहुपद का एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, x², ठीक है, -5x + 6। ये मैंने एक बहुपद लिखा आपके सामने। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया कि इसके शून्यक बताओ। क्या बताओ? शून्यक। तो शून्यक क्या होते हैं? x के मान। क्या? x के मान, यानी इस पर घात 2 है तो इसके x के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, x की 2 वैल्यू आएंगी, जो भी गुणनखंड करके x की 2 वैल्यू आएंगी। तो 2 वैल्यू में उन्हीं को हम शून्यक बोलते हैं, यानी एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो यहाँ पर लिखा है शून्यक का योगफल। यहाँ से शून्यक का योगफल, शून्यक का गुणनफल, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर भी आपको दिए हों वो क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और सत्यता की जांच, जे ऐसे क्वेश्चन हो रहे हो तो वहां से आप जरूर लगा लीजिए सत्यता की जांच में। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, सत्यता की जांच वाले क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज, मैं आपको देख के बता देता हूं। एक्सरसाइज जो है 2.1, 2.2 और 2.3 में है सत्यता की जांच वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और बनता है, द्विघात बहुपद कैसे बनाने हैं। तो शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल, जैसे तो इसका एक समीकरण है x² - शून्यक का योगफल × x + शून्यक का गुणनफल × बराबर 0। तो यहां से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। तो यहां से देखिए, चैप्टर नंबर 2 है, बहुत सिंपल चैप्टर है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आपको क्लियर हो गया, क्या पढ़ना है आपको ये समझ में आ गया। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है। बहुपद में से शून्यक का योगफल, शून्यक का गुणनफल, यानी किसी भी बहुपद के पहले आप शून्यक निकालो, फिर उसकी सत्यता की वेरीफाई करो कि वो अपना बहुपद है कि नहीं है। उसकी सत्यता की जांच करनी पड़ेगी कि उसके शून्यक का योगफल, शून्यक के गुणनफल सही है या नहीं। ठीक है, और फिर शून्यक का योगफल दे दिया जाएगा, शून्यक का गुणनफल दे दिया जाएगा, तो उससे द्विघात बहुपद बनाना है। क्वेश्चन आपके सामने आपने देखा होगा कि एक शून्यक का योगफल दे रखा है 1/4 और दूसरा दे रखा है 1/4। ठीक है, इस तरह से दे रखे हैं। तो एक शून्यक का योगफल हो गया, एक शून्यक का गुणनफल हो गया। आपको यहाँ पर रख के इसका बहुपद बनाना है। ठीक है, क्लियर। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है पहले दूसरे चैप्टर में। अब हम तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन है।
टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन, ये आपका है। यहां से आप ये याद कर लो, ठीक है, आदतीय रेखाएं a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए। देखिए यहां पर ये 4 पोजीशन है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मैंने लिखी नहीं है, ये युग्म है। ये यहां पर संगत, असंगत और आश्रित संगत बोले जाते हैं, ठीक है। यहां पर 4 कंडीशन है। ये क्वेश्चन आपको MCQ में 100% मिलेगा, यहां से आप तैयार करिए, ठीक है। इस पहले ये पोजीशन को आप तैयार कर लीजिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, यानी 2 रैखिक समीकरण आपके सामने आएंगे, वहां से कंपेयरिंग करना है। अगर इस तरह की कंडीशन हो उनकी तो अद्वितीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। अगर और इनके हल क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है। अद्वितीय रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, सॉरी मुझसे ये मिस्टेक है, यहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गई, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, अद्वितीय हल होते हैं और युग्म होते हैं संगत। ये असंगत होते हैं, ठीक है, और ये आश्रित संगत होते हैं, ठीक है, आश्रित संगत, ठीक है। क्लियर हुआ? ये पोजीशन आप याद कर लो, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, तो यहां से आप तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली पोजीशन है प्रतिस्थापन अपक्रिया की। प्रतिस्थापन अपक्रिया या विलोपन अपक्रिया, दोनों समीकरण आपको देखने में मिलेंगे। यदि आपको एग्जामिनेशन में कोई एक अपक्रिया आप सीख लो, जो आपको आ जाए वो कर लो। अगर फिर भी नहीं आ रही, एक ही विधि आपको समझ में आ रही है, एक विधि आपको समझ में आ रही, चाहे प्रतिस्थापन हो चाहे विलोपन हो, आप किसी से आप सवाल सॉल्व कराना, नंबर आपको मिल जाएंगे। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि मुझे प्रतिस्थापन समझ में नहीं आ रहा या विलोपन समझ में नहीं आ रहा, तो जो आपको समझ में आता है आप उससे क्वेश्चन करे आए, ठीक है। ठीक, अब आपके में इमारती सवाल है। इमारती का मतलब होता है भाषा वाले सवाल। इसमें भिन्न का सवाल और आयु का सवाल, जो भी आपकी एक्सरसाइज में दिया हो आप उसको अवश्य लगा लें, चाहे वो एग्जाम्पल में दिया हो चाहे वो अनसॉल्व में दिया हो एक्सरसाइज में, आप उनको अवश्य लगाएं, अवश्य लगाएं, अवश्य लगाएं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और ये 4 नंबर या 6 नंबर की पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगला चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये पोजीशन क्या लिखी है, ये पोजीशन लिखी है कि यदि द्विघात समीकरण का विविक्तर हमें ज्ञात करना हो। देखिए विविक्तर से एक क्वेश्चन आएगा, विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। विविक्तर को हम डिस्क्रीमेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट यानी b² - 4ac, यानी द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। यानी इस समीकरण की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी आती है यानी मूल काल्पनिक होंगे, बराबर आती है तो मूल समान होंगे और 0 से बड़ी आती है तो मूल वास्तविक होंगे। इस तरह की 3 कंडीशन है। इसमें का एक क्वेश्चन आपका MCQ में 101% मिलेगा। यहां से 101% यहां से ये क्वेश्चन आना ही आना है इस पोजीशन से, ठीक है। तो आप इनको अवश्य लगाएं। इसमें आपका विविक्तर भी पूछ लेते हैं, इसमें से आप M का मान, C का मान, K का मान भी पूछा जाता है। तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टेड है। जहां भी इस तरह के क्वेश्चन आपकी किताब में मौजूद हों, बुक में मौजूद हों, उनको आप जरूर लगा लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विविक्तर ज्ञात करना। तो विविक्तर इसी से सॉल्व हो जाता है। मैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं बता रहा हूं, मैं टाइप इंपोर्टेंट बता रहा हूं इनसे रिलेटेड, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं होता, उसका टाइप इंपोर्टेंट होता है। तो मैं टाइप की बात कर रहा हूं, इनसे रिलेटेड आप प्रश्न अपने मॉडल पेपर में, अपनी बुक में अवश्य देख लीजिए। अब बात कर रहा हूं विविक्तर ज्ञात करना है, ठीक है। तो विविक्तर इनसे ही ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमागत संख्याओं का प्रश्न। 2 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी किताब में मौजूद हैं। क्रमागत संख्याओं के सवाल एग्जाम्पल में भी हैं और अनसॉल्व में यानी अन एक्सरसाइज में भी हैं, तो आप उनको अवश्य लगा लें। क्रमागत संख्याओं के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2022, 2023 और 2024 में क्रमागत संख्याओं के सवाल काफ़ी बार आए हैं। आप उनके एग्जाम्पल को जरूर लगाएं। बुक NCERT के एग्जाम्पल को अवश्य लगा लें, ठीक है। अब
अगला चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का चैप्टर है चैप्टर 5। ठीक है, हर एक चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो वैसे मेरे हिसाब से 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चैप्टर आप अच्छे से लगाइए। फिर आप लगाइए 7वां और 8वां यानी ट्रिग्नोमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति लगाइए। फिर उसके बाद 12वां चैप्टर अच्छा है, 13वां अच्छा है और 12वां 13वां अच्छा चैप्टर है, इनको आप अच्छे से लगा लीजिए। 11वां चैप्टर भी लगा सकते हो तो उनको भी लगाइए। ठीक है, चलिए समांतर श्रेणी की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी में किस तरह के क्वेश्चन हमें सामने आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन हम फेस करेंगे। तो श्रेणी का nवां पद लिखा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, दिया होगा इस तरह के समांतर श्रेणी बनाओ 2,5, 2,5,8 डॉट डॉट 30वां पद। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा। यहाँ पर पहला पद ये हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, डी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। यहाँ से श्रेणी का एनवां पद निकालना कि 30वें नंबर पर कौन सा पद आएगा, तो इस समीकरण से निकलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर देख लेना समांतर श्रेणी में जिसमें इस फॉर्मूले का यूज होता है। समांतर श्रेणी का एमवां पद एन है, एनवां पद एम है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5वां पद 8 है, 8वां पद 12 है, तो समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आप देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन हैं आपकी किताब में मौजूद हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है इन श्रेणियों का कि 2 पदों की संख्या निकालो जो 7 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की कोई संख्या ज्ञात करो, 3 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 4 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो। ऐसे क्वेश्चन समांतर श्रेणी में आप अवश्य लगा लें। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं क्योंकि अच्छे सवालों में इनकी गिनती है। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी का ही है n पदों का योगफल। कभी कभी किसी क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें दोनों फॉर्मूलों का यूज होता था समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी के nवें पद का भी यूज हो जाता है, समांतर श्रेणी के nवां पद भी यूज हो जाता है और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का भी फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर देख लेना जो आपके समांतर श्रेणी के 5.2, 5.1, 5.2, 5.3 में आपको सब लगभग मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हो, जिसमें n पहले n निकाला जाता है और फिर n की वैल्यू को समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल में रखी जाती है। देख लेना, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में आप ज़्यादा कुछ ना लगा के थेल्स की थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, वैसे तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं का होल स्क्वायर है, आप उनको लगा सकते हैं अनुपात में। या थेल्स की प्रमेय से रिलेटेड दूसरी एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोई इकाई रखी है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू रखी है, यहाँ पर कोई वैल्यू रखी है, इसकी वैल्यू को पूछा है। तो इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लगा लीजिए। यहाँ से ये क्वेश्चन लगा लीजिए थेल्स ट्राइंगल वाले चैप्टर से। ठीक है, मैंने इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं बताया है क्योंकि आपको टिपिकल लगेगा, टाइम अपने पास बहुत कम है। 1 तारीख को पेपर है तो इसीलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन को लगा लें। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या करना है, बीच की दूरी से एक क्वेश्चन 101% बनेगा, 101% बनेगा। आप इनके एग्जाम्पल को जरूर देखें निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति में बीच की दूरी से 101% क्वेश्चन आना ही आना है, आप उसको अवश्य लगा लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x बटे m1 प्लस m2। ये क्वेश्चन आप इनके क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो मुझे क्वेश्चन पसंद आता है, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है समदूरस्थ का। समदूरस्थ जहाँ भी यूज़ हो रहा हो, एक्स अक्ष पर कोई 2 बिंदु हैं जो आपस में समदूरस्थ हैं, या वाई अक्ष पर कोई 2 बिंदु दे रखे हैं वो आपस में समदूरस्थ हैं, तो समदूरस्थ का क्वेश्चन आप जरूर लगा लेना अगर आपने लगाए हैं। समदूरस्थ जहां यूज हो रहा हो, एग्जाम्पल में हो क्वेश्चन, चाहे आपकी एक्सरसाइज में हो, आप उनको अवश्य लगाएं। ये क्वेश्चन 101% आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, समत्रिभाजित है। एक रेखा में 3 बिंदु हैं, ये आपस में समत्रिभाजित होते हैं, तो इसमें अंतः विभाजन का फॉर्मूला यूज होता है, आप इनको अवश्य लगा लें। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं। और एक क्वेश्चन और पोजीशन बना रहा है जिसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल या सररेख है, इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें एक आकृति और बनती है जिसमें आयत है, वर्ग है, एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके 4 शीर्ष दे रखे हैं। पूछते हैं कि ये कैसा चतुर्भुज है, आयत है या वर्ग है।
ठीक है। इस तरह की पोजीशन तो आप इनमें अवश्य लगा लें, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर अच्छा है पास होने के लिए और नंबर को रिकवर करने के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यू में भी बनते हैं, लॉन्ग में भी बनते हैं, शॉर्ट में भी बनते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और ऊंचाई और दूरी। तो उसके लिए हम त्रिकोणमिति वैसे तो अपने आप में ही एक यूनिक टॉपिक है, यूनिक चैप्टर है, और ये एक टॉपिक नहीं, एक पूरी बुक है। ठीक है, लेकिन आपके में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं, देखिए इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, sin 9 cos 81। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इस तरह की क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप देख लेना। दूसरा है √3/2, जैसे ये होता है लंब बट्टे कर्ण, तो यहां से आपको ये लंब और कर्ण हो गया, आधार आपको निकलवाया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेना, पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे सारे ही प्रश्न अच्छे लगते हैं और सारे ही सिलेक्टेड हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, तो आप इसे अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए शायद टिपिकल टॉपिक हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है की दृष्टि से। ठीक, अब अगला टॉपिक है हमारा ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में 2 सवाल बनते हैं, एक तो बड़े में आएगा, एक छोटे में आएगा। तो ऊंचाई दूरी अगर आपसे हो सकता है, समझ में आता है, वैसे उसमें tan की फॉर्म ही लगती है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। वैसे उसमें 2 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं कि यदि कोई छत है, छत पर कोई टावर लगा हुआ है और आमने सामने 2 घर हैं, या एक घर के सामने खंबा है तो खंबा ऊंचा है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए समय कम है, क्योंकि 1 तारीख को हमारा पेपर है, तो देख लीजिए आप। वैसे तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्या क्या आप कर सकते हो, मैं भी आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात और बता दूं ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे आपको फॉर्मूले तो याद होंगे, अगर फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उनके फॉर्मूलों को लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो भी आएगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, टीचर अगर सोचेगा तो नंबर आपको दे देगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, साइन कोस टेन के फॉर्मूले हैं लंब कर्ण आधार वाले। ठीक है, कोई भी अगर उससे रिलेटेड ही लिखना है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना। जैसे उसमें जो फॉर्म लग रहा है लेकिन आपको नहीं यूज़ करना आ रहा है, तो आप उनके फॉर्मूलों को आप वहाँ लिख दीजिए, जो देना होगा वो दे देगा, खाली नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या निकालना, यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिए, 100% 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग में बनेगा तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आप इनके फॉर्मूलों को अवश्य याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 101% आना ही आना है, और लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है। ठीक है, अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी बेलन, शंकु, आयतन, गोला, यहाँ से रिलेटेड है। यहाँ से भी लॉन्ग में बनेगा, देख लीजिए आप। डबल आकृति के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इनके एग्जाम्पल को अवश्य लगाना है, और ऊपर वाले चैप्टर के भी एग्जाम्पल को अवश्य लगाना है। यानी कहने का मतलब है पूरी बुक के एग्जाम्पल को अवश्य लगाएं, अच्छे से देखें, अच्छे से करें, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं 2018 से एनसीईआरटी लगाया हूँ, मैं एनसीईआरटी को 2018 से देखता हुआ आ रहा हूँ यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी को देख रहा हूँ, तो उसमें मोस्टली चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो, वहाँ से आपके एग्जाम्पल ही आ रहे हैं। तो आप उन एग्जाम्पल को बिल्कुल भी ना छोड़िए, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, नहीं तो पछतावा रहेगा कि मैं एग्जाम्पल कर लेता तो शायद मेरे कुछ और पोजीशन होती। तो मेरा आपके लिए है, मैं वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, और यहाँ से डबल आकृति के ये क्वेश्चन है, तैयार हो सकते हैं तो कर लीजिए, देख लीजिए, एग्जाम्पल को जरूर देख लेना। अगला टॉपिक है हमारा सांख्यिकी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सांख्यिकी। सांख्यिकी में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक,
ये 3 टॉपिक हैं, जिसमें से मेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मध्यिका का है। आप एक एक सवाल उनके जरूर लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, आप उनको अवश्य लगा लीजिए। मध्यिका का जो सवाल आता है, कभी कभी संचयी बारंबारता दे दी जाती है, तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हो तो मेरी वीडियो काफ़ी पड़ी है, प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। MCQ और जो भी बोर्ड पेपर के सॉल्व क्वेश्चन हैं मैं उनको आपको बता दूंगा, आप उनको देख लीजिए, जिससे आपके ढेर सारे नंबर आ सकें, आप अच्छी पोजीशन बना सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया प्रायिकता का। प्रायिकता में कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो मुझे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है प्रायिकता में, लीप वर्ष का, ठीक है। लीप वर्ष की प्रायिकता क्या होगी, लीप वर्ष में सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो इसकी प्रायिकता अगर पूछी जाती है तो सोमवार होने की प्रायिकता लीप वर्ष के लिए, तो याद कर लीजिए, अगर लीप वर्ष है, लोंद की साल है, तो 2/7 इसकी प्रायिकता आती है, और सामान्य वर्ष है तो इसकी प्रायिकता 1/7 होती है। इसको आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए। और अगर प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो मेरा एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का वीडियो है, आप उसको अच्छे से देख लो, आपको पूरी प्रायिकता समझ में आ जाएगी सिर्फ उस वीडियो को देखकर ही। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, मुश्किल से मेरे हिसाब से 10-12 मिनट के वीडियो में आप पूरी प्रायिकता सीख सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलूंगा, आपको अच्छे से टॉपिक बताऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि मुझे ये वाला पोर्शन में दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूं, किस तरह की क्वेश्चन को करूं, तो मुझे ये बता दीजिए आप, तो मैं शायद आपके लिए जल्द से जल्द कोई वीडियो को बना दूं पेपर से पहले, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए लगे रहिए और लड़ते रहिए और अच्छे से अपने नंबर लाइए और संघर्ष करते रहिए, लगे रहिए।